Hello everyone, good evening to all of you on Career Goals with रमा शर्मा। आज हम लोग करने वाले हैं एमाइल डर्कहाइम की थ्योरीज़ में पार्ट 3। उम्मीद है कि आपको इससे पहले के सेशन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें हम पहले ये वाला पार्ट कर रहे हैं एमाइल डर्कहाइम के बारे में। सिलेबस के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी दिया हुआ है, जिसमें हमने सोशल फैक्ट्स वाला जो टॉपिक है वो अभी तक कवर किया है पिछले 2 सेशंस में, एमाइल डर्कहाइम के बारे में इंट्रोडक्शन और सोशल फैक्ट्स। आज हम लोग जो है इससे आगे चीज़ें करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है इनका फंक्शनल पर्सपेक्टिव समझेंगे और उससे आगे चलेंगे। अब तक आपने करीब 40 स्लाइड कर ली हैं। दिस इज़ योर स्लाइड नंबर 41 और आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। फंक्शनलिज्म क्या है और एज अ सोशल पर्सपेक्टिव हम इसको कैसे देखते हैं। जैसे मार्क्सिज्म है, जैसे पॉजिटिविस्टिक है, इंटरप्रेटिविज्म है, वैसे ही फंक्शनलिज्म सोशियोलॉजी की एक पर्सपेक्टिव है जो कि सबसे पुराने पर्सपेक्टिव्स में से एक है, ओल्डेस्ट है और आज भी समाज के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रेजेंट है, ये डोमिनेंट है, ठीक है, सोशियोलॉजी में भी और बाकी सोशल साइंसेस के अंदर भी। तो ये फंक्शनलिज्म होता क्या है? फंक्शनलिज्म आप ये समझिए कि हर्बर्ट स्पेंसर की भी एक थ्योरी है, वो भी करेंगे, ठीक है। ये अब जैसे एक व्यक्ति है ना, उसके शरीर में उसके हार्ट का अपना काम है, उसके ब्रेन का अपना काम है, उसकी आइज़ का अपना काम है, ठीक है, नोज़, लिप्स, ठीक है, नोज़, लिप्स, ईयर्स, हर चीज़ का शरीर में अपना अपना काम है। बात करें अगर मेन कुछ फंक्शंस की, जैसे कि हार्ट और ब्रेन, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, और किडनीज़ भी मान सकते हो, बट हार्ट और ब्रेन क्योंकि एक है, बाकी किडनी 2 हैं अपने पास में। लिवर की बात देखें तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी को चलाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हार्ट, ब्रेन। बाकी आइज़ हैं तो भी आपका शरीर जो है मतलब आप देख पाओगे, आइज़ नहीं है तो देख नहीं पाओगे, लेकिन बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर हार्ट और ब्रेन की बात करें तो इनमें से कोई भी एक डिसफंक्शन हुआ तो आप जो है, जो ह्यूमन बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। ऐसे ही समाज के अंदर ये फंक्शनलिज्म क्या कहता है? फंक्शन, देखो नाम से समझो, फंक्शन, हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब अपना एक रोल है, हर हिस्से का, समाज के हर हिस्से का अपना एक रोल है, जिससे कि ये जो हर हिस्सा है, हर व्यक्ति है, हर यूनिट है, हर कम्युनिटी है, हर किसी का अपना एक रोल है और हर कोई क्या कर रहा है, अपने अपने फंक्शंस को प्ले कर रहा है, ठीक है, रोल्स को प्ले कर रहा है टुवर्ड्स मेंटेनिंग द सोशल यूनिटी। फंक्शनलिज्म ऐसा एक सोशल फिनोमेना है जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस हम सोशल यूनिटी को मेंटेन करते हैं। फंक्शनलिज्म एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जिसको आप देख सकते हैं, ये कोई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव नहीं है। पॉजिटिविज्म की तरह इसमें कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का आप यूज़ नहीं करते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जर्वेंस करोगे। और ये जो है बायोलॉजिकल थ्योरी से लिया गया है। जो फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव है वो बायोलॉजिकल थ्योरीज, क्यों मैंने ह्यूमन बॉडी बताई, ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे काम करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए फंक्शन करते हैं, वैसे ही इंडिविजुअल और कम्युनिटी सोसाइटी के लिए फंक्शन करती हैं। ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? इसको कहते हैं सोशल, ये सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो ये सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना गया था। सोशल डार्विनिज्म ये दिया किसने था? ये जो थ्योरी थी वो हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक व्यक्ति ने दी थी। हर्बर्ट स्पेंसर एक बायोलॉजिस्ट थे शुरुआत में, और बाद में जब उनकी रुचि जो है फिलॉसफी में बढ़ी तो फिर उन्होंने सोशल डार्विनिज्म, जैसे डार्विन का सिद्धांत है ना, ठीक है, वैसे ही इन्होंने कहा कि समाज में सोशल डार्विनिज्म है। हर ऑर्गन का, समाज की हर यूनिट का क्या है, समाज को जोड़े रखने में, सोशल यूनिटी में, और फंक्शन मतलब समाज को चलाने में, सोसाइटी को रन करने में पूरा रोल है, ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है। पहला कि किसी भी साइंटिफिक मेथड को आप कैसे अप्लाई करते हो सोशल वर्ल्ड में।
मतलब कौन सा साइंटिफिक मेथड? भाई डार्विन का सिद्धांत साइंस है, बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं। डार्विनिज्म जो है क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है, और उसको हमने अप्लाई कर दिया है कहाँ? सोशल वर्ल्ड में, सोसाइटी के ऊपर हमने उसको सोशल डार्विनिज्म बना दिया है कि जैसे ह्यूमन बॉडी काम करती है, उसके सारे ऑर्गन, उसके लिए हर ऑर्गन का अपना एक काम होता है। ऐसा नहीं है कि पैर का काम हाथ से कर लिया जाए, आइज़ का काम ईयर से कर लिया जाए, वैसे ही समाज के अंदर भी हर चीज़ का अपना काम है। पहली चीज़ तो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू ऑब्जेक्टिव सोशल वर्ल्ड। दूसरा कि ह्यूमन एनालॉजी को यूज़ करो बिटवीन, मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया एनालॉजी को बिटवीन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म को और सोसाइटी के बीच में क्या किया इन्होंने? एक रिलेशन बता दिया है, एनालॉजी बता दी है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस करता है फंक्शनलिज्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है वेरियस ह्यूमन ऑर्गन्स की मदद से, वैसे ही फंक्शनलिज्म जो है सिमिलर पर्सपेक्टिव में काम करता है। इसका मतलब ये है, अब कुछ एग्जांपल देके बताते हूँ। जैसे कि समाज के अंदर हर कोई अगर डीएम बन गया तो रिक्शा कौन चलाएगा भाई? ठीक है, और रिक्शा पुलर कौन बनेगा? ठीक है, हर कोई जो है आपका बिजनेसमैन बन गया, हर कोई बिजनेसमैन बन गया, तो फिर मैम ब्यूरोक्रेट कौन बनेगा? हर कोई इंजीनियर बन गया तो डॉक्टर कौन बनेगा? डॉक्टर का काम कौन करेगा? आप इंजीनियर से दवा तो लोगे नहीं। हर कोई जो है अगर मान लीजिए वकील बन गया, लॉयर बन गया, तो अगर आपका जूता ख़राब हो गया है, उसमें आपको जूता ठीक कराना है, कोई चप्पल ठीक करानी है, तो जूता ठीक करने वाला व्यक्ति का जो काम है वो कौन करेगा? बार्बर का काम कौन करेगा? और कुक का काम कौन करेगा? कहने का मतलब है कि समाज में हर किसी का अपना एक रोल होता है और हर चीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज, पूरी एंटायर जनरेशन तुम लोगों की अगर डीएम, मतलब अगर सब के सब डीएम बन जाएंगे, कितने करोड़ लोग डीएम बन जाएंगे आप ये सोचिए। इतने तो हमारे यहाँ जिले भी नहीं है। उसके बाद हर कोई आईपीएस बनेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? कहने का मतलब है कि हर चीज़ का अपना रोल है। ये सिर्फ ज़िंदगी के एक पड़ाव होते हैं, इनके आगे भी बहुत चीज़ें, अगर ये ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ ना कुछ और करके समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे ये तो कुछ प्रोफेशंस की बात हो गई, बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। जैसे कि फादर, ठीक है, फैमिली के अंदर फादर के रोल और मदर के रोल, ठीक है, आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगेट हो गए हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे का काम कर ले रहा है, लेकिन दोनों के अपने अपने कुछ रोल हैं। फादर जो है आपको यदि सिखाते हैं, फादर से यदि आप सीखते हैं किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है, तो मदर से आप सीखते हैं किस तरीके से आपको एम्पैथी, कंपैशन, लव, ये चीज़ें, मतलब ये जनरली मेल और फीमेल के क्या हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसा नहीं है जनरली, इसलिए मैंने बोला है ये 100% ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई मेल जो है काफ़ी ज़्यादा कंपैशन, एम्पैथी और ये सारी चीज़ उसके अंदर हों और स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस नहीं हो, और वहीं हो सकता है कि कोई फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो और ये दूसरे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर ना हो। ये भी हो सकता है कि सारे एट्रीब्यूट्स एक ही व्यक्ति के अंदर मिल भी जाए, मेल और फीमेल वाले। कहने का मतलब है कि जनरली हर किसी का अपना एक रोल होता है। सोसाइटी अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है और यही अलग अलग पार्ट आपस में जो है इंटर रिलेट करते हैं, और जब इन्हीं अलग अलग पार्ट्स को हम एक साथ इकट्ठा करके देखते हैं तभी सोसाइटी एक कंप्लीट सिस्टम बनती है। ठीक है, ये है फंक्शनलिज्म। अब बायोलॉजी में वही लोग कहते हैं कि फंक्शनलिस्ट एनालिसिस करते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का कोई भी हिस्सा, जैसे शरीर का कोई भी हिस्सा होता है वैसे ही सोसाइटी का कोई भी हिस्सा, जैसे फैमिली है, फैमिली का अपना रोल होता है। रिलीजन है, रिलीजन का भी अपना रोल, सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा मुख्य जो है कैरेक्टर वो है, रोल है। इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो हर चीज़, हर सिस्टम, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एजुकेशन का अपना बहुत बड़ा रोल है भाई। एक एजुकेशन बच्चा ले रहा है प्राइवेट स्कूल में, महंगे से महंगे स्कूल में, एक गवर्नमेंट स्कूल में ले रहा है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई पर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर उसको होल सोल डेवलपमेंट मिल रहा है पर्सनैलिटी का। तो दोनों के अंदर अंतर है ना। तो जिस समाज में जिस तरीके की चीज़ें होंगी वहाँ पर वैसे ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी। इसीलिए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये सोच, ये अवधारणा सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह देखती है
और ये कहते हैं कि सोसाइटी एक सिस्टम है जो कि अलग अलग हिस्सों के इंटरकनेक्शन से, इंटीग्रेशन से, समावेशन से बना हुआ है, जिसका हर पार्ट, हर हिस्सा अपने कुछ रोल प्ले करता है, अपने कुछ फंक्शंस हैं उसके, और इस तरीके से सोसाइटी एज अ होल सिस्टम को आप मेंटेन करते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी सबसे पहले जब हमने ह्यूमन बिहेवियर अपनी सोसाइटी के अंदर जो है बोला कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी के अंदर स्टडी करना चाहते हो तो फंक्शनलिज्म उसका सबसे प्राइमरी स्टेप है, प्री टेक्स्ट है। तो किस तरीके, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को अगर आपको स्टडी करना है तो ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग पार्ट ऑफ सोसाइटी में किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। रिलीजन पे क्या ह्यूमन बिहेवियर है किसी पर्टिकुलर का, और फैमिली सिस्टम पे क्या बिहेवियर है कि मान लो आज की डेट में तो युवा शादी ही नहीं करना चाहते हैं, जो कर लेते हैं वो बच्चे नहीं करना चाहते, जो एक बच्चा कर लेते हैं वो दूसरा नहीं करना चाहते। ठीक है, एजुकेशन को लेके क्या बिहेवियर है, ठीक है, इसके बाद आपका पॉलिटिक्स को लेके क्या बिहेवियर है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ को लेके क्या बिहेवियर है। तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो तो आप पहले समाज के इन सारे के सारे पार्ट्स के फंक्शंस को आपस में समझें कि भाई हर किसी का अपना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन है, और ये ऑर्गेनाइज्ड हैं तभी समाज आपका जो है मेंटेन हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि हर सोशल रिलेशनशिप का क्या है अपना एक पैटर्न होता है, हर सोशल रिलेशनशिप का अपना एक और वही चीज़ें रिकरेंट होती हैं और वही चीज़ें बाद में आगे चल के आपका पूरा सोशल स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे कि एक साइको किलर है, ठीक है, साइको किलर है, तो वो साइको किलर का ह्यूमन बिहेवियर जब आप स्टडी करेंगे, खैर वो साइकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आप एक व्यक्ति का ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ना कि वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसकी एजुकेशन हुई है कि नहीं हुई है, उसने किस तरीके के हालातों में काम किया है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, ठीक है, उसको किस तरीके की चीज़ों से जूझना पड़ा है, क्या रिलीजियस इम्पैक्ट उसकी लाइफ में कोई रहा है या नहीं रहा है सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो वही कहने का मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर को तो हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर इन सारी चीज़ों से भी शेप अप होता है, आकार लेता है। इसीलिए ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, इनको हम कहते हैं दे कैन बी सीन एज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आपको अगर एक घर बनाना है तो सबसे पहले आपको उसकी फाउंडेशन रखनी होगी, ठीक है, नींव डालनी होगी। फाउंडेशन रखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, पिलर्स लगाएंगे, और पिलर्स लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपनी ब्रिक वॉल बनाएंगे। फिर ब्रिक वॉल करने के बाद क्या करेंगे, आप उस पर प्लास्टर करेंगे, ठीक है। फिर आप कहीं जाके मतलब ब्रिक वॉल बनाने के बाद आप पूरी लाइटिंग वाइटिंग कर दोगे, फिटिंग्स वगैरह कराओगे, देन प्लास्टर करोगे, देन कहीं जाके आप पेंट करके फिर उस घर में रहने के लायक उस घर को बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्ट्रक्चर हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ना नींव अलग भाग रही है और पिलर अलग भाग रहा है। एक घर में नींव अलग भाग रही है, पिलर अलग घर में अलग भाग रहा है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रखी है। बोले मैं तेरे से बात नहीं कर रही, पिलर बोल रहा है मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। नींव और पिलर का जो प्यारा सा रिश्ता है, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो टूट चुका है। तो ऐसा तो नहीं होता। लाइकवाइज समाज में भी ऐसा नहीं होता। सब लोग सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि आप पर्टिकुलर रिलीजन्स को उठा के देख सकते हो और उन रिलीजन्स के अंदर आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर रिलीजन्स के अंदर एजुकेशन का स्तर क्या है। हो सकता है कि एक रिलीजन के अंदर आपको वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का रोल ज़्यादा मिले और दूसरे रिलीजन के अंदर वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का रोल कम मिले, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को हिंदुइज्म से कंपेयर करोगे आज की डेट में, तो क्रिश्चियनिटी में एजुकेशन स्तर ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी है आप देखिए वहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। अगर हिंदुइज्म को आप इस्लाम से कंपेयर करेंगे तो इस्लाम के अंदर जो अपनी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन का स्तर अभी उतना ज़्यादा नहीं है। ऑल ओवर देखोगे, स्पेशली आप इंडिया में देख लीजिए, ठीक है। तो कंपैरिजन, तो रिलीजन और एजुकेशन सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। और फिर जो चीज़ एजुकेशन से जुड़ी हुई है, फिर आप उनकी वर्क लाइफ देख लो, आगे चल के आप उन्हीं कम्युनिटीज़ की वर्क लाइफ देख लो, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए,
और आप हिंदुइज्म में देख लीजिए, इस्लाम में देख लीजिए, सिखिज्म में देख लीजिए, जैनिज्म में देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। फैमिली सिस्टम देख लीजिए, क्योंकि रिलीजन बहुत ज़्यादा शेपअप करता है फैमिली सिस्टम को। तो फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, शादी का क्या पैटर्न है, ठीक है, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये भी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो फंक्शनलिज्म यही है, ठीक है। ये जो एनालॉजी है बिटवीन सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म, ये फोकस करती है होम्योस्टैटिक नेचर ऑफ सोशल सिस्टम पे। ये लाइन जरूर याद रखना, किस चीज़ पे फोकस करती है, होम्योस्टैटिक सोशल सिस्टम पे। होम्योस्टैटिक सोशल सिस्टम का मतलब क्या है कि ये ऐसा सिस्टम, सोशल सिस्टम है जो कि समाज के अंदर सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने का काम करता है। भाई फंक्शनलिज्म क्या है कि हर किसी का अपना रोल है और हर कोई इम्पोर्टेंट है। आप हर किसी को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब आप संतुलन बनाए रखने की सामर्थ्य में हो। तो सोशल सिस्टम है ये ऐसा जो होम्योस्टैटिक है, ठीक है, और क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। एंड टू रिटर्न टू इट आफ्टर एक्सटर्नल शॉक्स डिस्टर्ब द बैलेंस अमंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। कि कई बार ऐसा होता है कि रिलीजन की वजह से, मैरिज के सिस्टम की वजह से, फैमिली की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से, पॉलिटिकल लाइफ की वजह से, आपके वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ की वजह से आपके पूरे के पूरे सोशल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप कोविड में ले लीजिए, कोविड में क्या हुआ, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ पूरी तरीके से हिल गई थी। और जब पूरी तरीके से हिली थी तो सोसाइटी इम्पैक्टेड हुई थी कि नहीं हुई थी, बताइए। हाँ भाई, माइग्रेंट वर्कर्स वापस गए थे, कितना बड़ा लॉस हुआ था, इकोनॉमी डूब गई थी, है ना। वैसे ही मान लीजिए किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की सोसाइटी उससे हैम्पर हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जैसे किसी कंट्री में एजुकेशन का स्तर काफ़ी लो है, ठीक है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क है एक, ठीक है, समझ गए होंगे, चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का आप हाल देख लीजिए। फैमिली सिस्टम में देख लीजिए, जहाँ पर वो पॉपुलेशन को शेपअप करता है और पॉपुलेशन जो है आगे चल के सोसाइटी को इमर्ज करने में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। मैरिज सिस्टम में देख लीजिए, जब ट्रिपल तलाक वाला, हर चीज़ का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। ट्रिपल तलाक वाला जो वर्डिक्ट आया था, तो उसने मुस्लिम कम्युनिटी को, सोसाइटी को किस तरीके से इम्पैक्ट किया था, अच्छे वे में या बुरे वे में, कैसे भी हो सकती है कोई चीज़। जैसे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ कोविड के टाइम पे बैडली इम्पैक्ट हुई थी, और मैरिज सिस्टम में जो वर्डिक्ट आया वो फीमेल्स के एम्पावरमेंट के लिए, और फीमेल्स के लिए, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। रिलीजन अपने आप में शेपअप करता है सोसाइटी को, और कोई भी चीज़ पे अगर आप इम्पैक्ट होता है गुड और बैड, तो वैसे ही सोसाइटी भी हैम्पर होती है। तो इसको कहते हैं होम्योस्टैटिक नेचर ऑफ सोशल सिस्टम, कि एक चीज़ एक्सटर्नली डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक्सटर्नल शॉक से क्या होगा, डिस्टर्ब द बैलेंस अमंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। और अकॉर्डिंग टू देम कौन, भाई जितने भी फंक्शनलिस्ट हैं, मतलब वो सोशियोलॉजिस्ट जो कि फंक्शनलिज्म में मानते हैं, इनके हिसाब से सोसाइटी की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ बेसिक ज़रूरत होती है। जैसे इंसान के शरीर की बेसिक ज़रूरतें होती हैं कि आँख होनी चाहिए, नाक होनी चाहिए, कान होनी चाहिए, वैसे ही समाज की कुछ ज़रूरतें होती हैं, और इन ज़रूरतों को कहते हैं फंक्शनल प्री-रिक्विजिट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपको पहले से ज़रूरी हो, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए पहले से आपके पास क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हो, आप अगर पिज़्ज़ा बना रहे हो मान लीजिए, तो पिज़्ज़ा के लिए आपके पास में चीज़ जो है वो प्री-रिक्विजिट होनी चाहिए, ठीक है। गैस या ओवन प्री-रिक्विजिट होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, प्री-रिक्विजिट, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप बना पाओगे ना। आपके पास में डो यानी कि जो आपका आटा है वो प्री-रिक्विजिट है, वरना कैसे बनाओगे, है ना, बेस जो होता है पिज़्ज़ा का। तो ये सारे प्री-रिक्विजिट आपस में जब कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं, मैट फॉर द सर्वाइवल, और तब जाके मेंटेन होता है इक्विलिब्रियम ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का सर्वाइवल और इक्विलिब्रियम, संतुलन जो है तभी हो पाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ सोशल सिस्टम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, जितने भी प्री रिक्विजिट्स हैं। और ये प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, सोशल सिस्टम के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस ये क्या है, प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सोसाइटी की। तो इनके लिए एक प्राइमरी कंसर्न है, क्या कंसर्न है
कि दे अज्यूम दैट अ मिनिमल डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स पार्ट्स एंड सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। कि जैसे मैंने आपको अभी इतने सारे पार्ट बताए थे समाज के, है ना, कौन कौन से फिर से याद करो, वही आपकी सारी की सारी आगे चल के ये यूनिट ही हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल, है ना, फिर फैमिली, एक मैरिज एंड किनशिप, एक आपका एजुकेशन, एक वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसर्न क्या है, प्राइमरी कंसर्न, सबसे प्राथमिक कंसर्न ये है कि जितने भी ये एक्सेट्रा 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 जितने भी ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, समावेशन होना चाहिए। अगर ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, मिनिमल मतलब कि ऑप्टिमम, जितना रिक्वायर्ड है उतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। और एक डिग्री ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, एक रिलीजन भी लिख लो इसमें, एक डिग्री ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए इन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है ना कि फैमिली, ठीक है, अभी जॉइंट फैमिली और आपकी न्यूक्लियर फैमिली, बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे हो, है ना, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो। एक दो तरीके की फैमिली होती है, एक जॉइंट होती है, एक न्यूक्लियर होती है। इसका मतलब क्या है कि फैमिली के ये दो आकारों में क्या है, ये स्टेबिलिटी है, क्या है, स्टेबिलिटी। लेकिन वहीं आप मैरिज को लेके आ जाओ, मैरिज, ठीक है, मैरिज में भाई साहब इतने सारे टाइप आ गए हैं, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो। एक रीसेंट अभी आया है सोलोगेमी, रीसेंट उदाहरण है इसका सोलोगेमी। एक होता है बाइगेमी, ठीक है, एक होता है पॉलीगेमी। बाइगेमी मतलब एक व्यक्ति से शादी कर रहा है, पॉलीगेमी मतलब कई बार शादी कर सकता है, मैनी मैरिजेस। उसमें भी बाइगेमस में भी मतलब दो अलग टाइप होते हैं कि एक आदमी एक से ज़्यादा औरतों से शादी कर सकता है, या औरतें एक से ज़्यादा आदमी से शादी। सोलोगेमी मतलब खुद से शादी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैरिज के पैटर्न में स्टेबिलिटी जो है अब धीरे धीरे जो है नहीं रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। और आप ऐसे उदाहरण देखेंगे जहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपनी वाइफ की फ्रेंड से भी शादी करके, और वाइफ भी है और वाइफ की फ्रेंड भी है, दोनों जो हैं वाइफ हैं और मस्त जो है फेमस हो रहे हैं। आपको ऐसी चीज़ों के उदाहरण भी पता होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक ऑर्डर होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और मिनिमल डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर लिख के आना है, प्राइमरी कंसर्न है ये इतना जो है पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी ना फंक्शनलिज्म की थ्योरी, तो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी। डर्कहाइम का इस पर क्या टेक है, डर्कहाइम क्या कहते हैं। मैंने आपको फंक्शनलिज्म पढ़ा दिया है, अब हम डर्कहाइम का फंक्शनलिज्म देखने वाले हैं कि ये जो डर्कहाइम का फंक्शनलिज्म है, जो कि डर्कहाइम ने कौन सी फंक्शनलिज्म की एक धारा चालू करी, स्ट्रीम ऑफ फंक्शनलिज्म जो डर्कहाइम ने डेवलप करी, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। यानी कि एक तो है फंक्शनलिज्म, ठीक है, एक तो है जी फंक्शनलिज्म जो कि सोशल डार्विनिज्म के सिद्धांत से आया। सोशल डार्विनिज्म जहाँ पर आप साइंस की थ्योरी की एप्लीकेशन कर रहे हो सोसाइटी के ऊपर, और ये जो और एनालॉजी बता रहे हो कि किस तरीके से साइंस मतलब ह्यूमन बॉडी और किस तरीके से सोसाइटी आपस में रिलेटेड है। और ये सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। खैर बाद में ये फेल भी हो गया कई सारी चीज़ों में, इसके भी काफ़ी क्रिटिसिज्म है, ठीक है, इसके भी क्रिटिसिज्म है भाई, ठीक है। स्पेंसर, इसके भी क्रिटिसिज्म है, जब हर्बर्ट स्पेंसर का नंबर आएगा तब ये भी पढ़ेंगे। लेकिन जो डर्कहाइम ने चालू किया उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल। अब इन्होंने फंक्शनलिज्म तो ठीक है, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ दिया, बस हमको ये शब्द को समझना है अच्छे से, है ना। अपना क्या काम है, अपने को शब्द को समझना है, और डेटा आपको दिया ही हुआ है लिखने के लिए क्या है कि जो स्ट्रीम ऑफ फंक्शनलिज्म है जो डर्कहाइम ने शुरू करी, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने फंक्शनलिज्म पढ़ा, उसके अंदर क्या है कि सोशल स्ट्रक्चर को आप स्टडी करते हो, किस लिए, किस आधार पे स्टडी करते हो, सोशल स्ट्रक्चर को आप स्टडी करते हो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एनालॉजी,
ठीक है, बायोलॉजिकल और इंडिविजुअल नीड्स के आधार पे। जबकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या होता है कि समाज का जो फंक्शन है, सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द सोशल यूनिटी, मेंटेनिंग द सोशल यूनिटी, बेसिक सी चीज़ है कि इस फंक्शनलिज्म में हम बात करते हैं इंडिविजुअल नीड्स की, कि इंडिविजुअल को समझना है। भाई यही था ना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना है तो आपको उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस को समझना होगा। इंस्टीट्यूशंस उसके लिए प्री रिक्विजिट होंगी। इंडिविजुअल का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा किस पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सोशल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल स्ट्रक्चर। जबकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या हम बात करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर किस लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं, सोशल यूनिटी पे। सोशल यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल स्ट्रक्चर। ये चीज़ लिख लीजिएगा, है ना, और बॉक्स बना के उसमें अंदर बंद कर लीजिएगा, कहीं भाग न जाए आपसे निकल के। फंक्शनलिज्म में हम इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं इन अकॉर्डेंस टू दी सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम देखते हैं सोशल यूनिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यूनिटी के ऊपर, मतलब इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, पूरे सोसाइटी एज अ होल की बात कर रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद द सोशल स्ट्रक्चर। डर्कहाइम के लिए सोसाइटी क्या है, सोसाइटी अपने आप में एक एंटिटी है। जैसे इंडिविजुअल अपने आप में एक एंटिटी होता है, मतलब एंटिटी मतलब एक अपने आप में एक ह्यूमन कंसाइंस है, वैसे ही डर्कहाइम कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो सोसाइटी भी क्या है, अपने आप में एक ह्यूमन एंटिटी है, एक एंटिटी है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि ये सुई जेनरिस है, ये तब से है जब से इंसान है और तब तक रहेगी जब तक इंसान रहेगा। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट हो सकते हैं समाज के अंदर, और इन्होंने कहा कि इन पार्ट्स को रिडक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब और छोटा रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ही रिजेक्टेड द रिडक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट। इन्होंने कहा कि सोसाइटी हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। जैसे एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है वैसे ही एक सोसाइटी की आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट फ्रॉम दी पार्ट्स, कि इसके समाज के जो हिस्से हैं, जो अंग हैं, जो अभिन्न अंग हैं, उनसे हट के समाज की अपनी भी एक आइडेंटिटी होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये समाज की जो आइडेंटिटी है उसमें सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सोशल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना ज़रूरी है, कल्चर के जो समाज के जो कल्चर है, उनके जो कायदे कानून हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इनको स्टडी करना ज़रूरी है। और ये सारी ही चीज़ें जो हैं इंडिविजुअल के आधार पे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के सोशल यूनिटी के आधार पे होती हैं। भाई कल्चर किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बनता है, दीज आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। कल्चर किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बनता, कोई नॉर्म्स, कोई वैल्यू किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बनती है, कोई सोशल स्ट्रक्चर एक इंडिविजुअल से नहीं बनता है। ये पूरी की पूरी सोशल यूनिटी यानी कि कॉमन यूनिटी यानी कि कम्युनिटी से बनती है, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी मतलब आपकी सोसाइटी, ठीक है, उसी से बनता है ये सब। तो इसलिए जो है सोशल फैक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल से परे हैं, ठीक है। और इसलिए हमको सोशल फैक्ट्स, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, इन सबको पढ़ना चाहिए। समझे कि नहीं समझे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्यों अलग है, ठीक है। अब सोशल यूनिटी को इन्होंने बोला कि सोशल यूनिटी को हम ना यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी गई है, सोशल सॉलिडारिटी या फिर कोहेशन। यही सोशल सॉलिडारिटी को डर्कहाइम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आगे, एक मैकेनिकल यूनिटी और एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। सॉलिडारिटी मतलब वही एकत्व का भाव, कितने सॉलिड हो आप आपस में, है ना। जैसे पानी है, पानी उसको आप गैस पे रखोगे, टेम्परेचर अगर उसका बढ़ाओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, एकत्व का भाव नहीं रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन के, वेपर बन के उड़ जाएगा। लेकिन वही पानी को जब आप टेम्परेचर कम करोगे, है ना, तो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास पास आएंगे। तो टेम्परेचर कम करने के लिए तुमने फ्रिज में रख दिया है, फ्रीजर में, पहले पानी ठंडा हुआ, चिल्ड हुआ बहुत, और मतलब अब इतना चिल्ड हो गया है कि अब मॉलिक्यूल्स को भी ठंड लग रही है, और जब ठंड लगती है
तो क्या होता है, आप सिकुड़ जाते हो, मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे और क्या बन जाएगा ये, हाँ भाई, आइस बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सॉलिडरिटी। तो सॉलिडरिटी ज़्यादा कहाँ होगी, सॉलिडरिटी यहाँ होगी, यहाँ। ठीक है, जहाँ सब एक पास हैं, कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितना कोहेशन में है, किस तरीके से एक सोशल यूनिट का एक मेंबर दूसरे मेंबर को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे परिवारों में होता है कि अगर मान लीजिए कि एक भाई ज़्यादा कमा रहा है और एक भाई कम कमा रहा है, तो जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है कि भाई जो ज़्यादा कमा रहा है वो पूरे परिवार को जो है चला के रखता है साथ में। वैसे ही महिलाओं में अगर आप हाउसवाइफ की भी बात करें तो हाउसवाइफ किस तरीके से पूरे के पूरे परिवार को साथ में लेके चलती हैं। तो सोशल सॉलिडरिटी का मतलब है कि जब, क्योंकि हम फैमिली की सॉलिडरिटी की बात करेंगे तो ये एग्जांपल लेंगे, जब हम सोशल सॉलिडरिटी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि समाज में किसी सोशल यूनिट में किस तरीके से मेंबर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो डर्कहाइम इसी के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस करते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि समाज के अगर फंक्शन को बना के मेंटेन करके चलना है तो आपको समाज की सॉलिडरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। समाज के जितने भी सोशल स्ट्रक्चर हैं उनकी सॉलिडरिटी को मेंटेन करना होगा। यानी कि रिलीजन को जब हम स्टडी करेंगे, रिलीजन को जब हम अपनी लाइफ में उतारेंगे तो रिलीजन ऐसा होना चाहिए जो आपको ज्ञान के लिए बढ़ावा दे। सोशल स्ट्रक्चर, एक सोशल स्ट्रक्चर दूसरे सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी वर्क और इकोनॉमिक लाइफ को इजी कर दे। ठीक है, वर्क और इकोनॉमिक लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो आपके समाज के लिए डेवलपमेंट लेके आए। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या हैं, इंटर रिलेटेड है। तो सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ सॉलिडरिटी में है ना, यही बात पे डर्कहाइम ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और इसीलिए डर्कहाइम के फंक्शनलिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, ये एक एक पैराग्राफ में, ये मैंने इसीलिए छोटी छोटी लाइंस में तोड़े हैं ताकि जब आप इनको पढ़ो तो आप एक एक पैराग्राफ से 3-3 लाइन से एक इम्पॉर्टेंट बात, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ। जबकि किताबों में और इधर उधर ये दुनिया भर के लेंदी पैराग्राफ, पूरा पेज एक पैराग्राफ के अंदर होता और वहीं हम खेल जाते। तो डर्कहाइम ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है। जैसे जब ये सॉलिडरिटी की बात करते हैं तो इन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात करी है। ठीक है, इन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात करी है और इन्होंने एक और बात कर दी है लगे हाथ, बोले कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा जिसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्साइंस। कलेक्टिव कॉन्साइंस, अच्छा कॉन्साइंस कहते हैं आपके चेतन को। ठीक है, चेतन मतलब कितने लॉजिकल हो आप, कितना अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो। कलेक्टिव कॉन्साइंस मतलब समाज, आपकी जो सोसाइटी है, आप जिस सोशल यूनिट में हो, वो सब एक ही तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। कलेक्टिव कॉन्साइंस, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ठीक है, तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स में समाज को बैलेंस करने के लिए डर्कहाइम कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर्स में सॉलिडरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये सॉलिडरिटी आएगी कहाँ से? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए इन्होंने 2 चीज़ें और बताई। बोले कि एक तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होनी चाहिए, एक कलेक्टिव कंसाइंस होनी चाहिए। अब क्या है ये बवाल क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सोसाइटी को जो है सोशल फैक्ट्स के जरिए आप स्टडी करोगे और सोशल फैक्ट्स के जरिए जब आप इसको स्टडी करोगे तो आप समाज में अवेयरनेस फैलाओगे, विच आर पार्ट ऑफ शेयर्ड अवेयरनेस इन दी सोसाइटी। डर्कहाइम ने समझाने की कोशिश करी है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए इंटरनल कोहेशन ज़रूरी है। अपेरेंट स्टेबिलिटी यानी कि आपके संतुलन के लिए, आपकी स्थिर अवस्था के लिए समाज में टर्बुलेंस ना हो, समाज में प्रॉब्लम्स ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए इंटरनल कोहेशन यानी कि आंतरिक चेतना, आंतरिक सद्भाव आपस में सबके होना चाहिए सोसाइटीज़ में। ये ज़रूरी है, विच आर नेसेसरी टू एंश्योर इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ओवर टाइम। तभी आपका समाज जो है समय के साथ साथ एग्जिस्ट रह पाएगा। अगर नहीं करोगे ऐसे, इंटरनल कोहेशन नहीं होगा, तो जैसे परिवारों में इंटरनली फूट पड़ जाती है इंटरनल कोहेशन की कमी की वजह से, आंतरिक एकता की कमी की वजह से, तो परिवार टूट जाते हैं समय के साथ। एक भाई दिल्ली आ जाता है, एक गांव में रह जाता है, वैसे ही क्या है समाज भी टूट जाएगा। तो इंटरनल कोहेशन ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। समाज कोई तभी ही कोहेरेंट होगा, तभी ही एकत्व की भावना आएगी, तभी ही बाउंडेड होगा, तभी ही फंडामेंटली रिलेटेड होगा एक दूसरे से,
अगर वो एक ऑर्गेनिज्म, एक शरीर की तरह, एक बॉडी की तरह काम करेगा, जैसे शरीर के हर हिस्सा जो है शरीर की सारी ज़रूरतों की तरह, वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा सा वो है कि सेब लटका हुआ था पेड़ पे, देखा आँख ने, है ना, देखा आँख ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, गया पेट में, और कोड़े पड़े किसको? आपकी बैक को। मतलब अगर पिटाई लगी पीछे से कि तुमने सेब तोड़ के खा लिया, बगीचे वाला आके मारा, तो मारा किसने? उसने बैक पे मारा भागते हुए। तो आँख के कसूर की वजह से बैक जो है क्या हुई? आपकी कमर, आपकी पीठ जो है वो उसको दुख हुआ, मार पड़ी आपकी बैक को, और बाद में रोई कौन? आँख। ठीक है, जिस आँख ने देखा था वही आँख रोई। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से सारे हिस्से एक दूसरे के लिए काम कर रहे, भाई आँख ने देखा था ना, आँख ही खा लेती, आँख कैसे खा सकती है? उसके लिए हाथ को तोड़ के फिर मुंह से खाना था। तो हर कोई हिस्सा, हर कोई दूसरी चीज़ के लिए काम कर रहा है, तभी इंटरनल कोहेशन आएगा। तो ये चीज़ें ना आप अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं कि इंटरनल कोहेशन कब आएगा? जब हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, ठीक है, तभी यूनिटी बनेगी, तभी डेवलपमेंट होगा। The various part of societies are assumed to work in an unconscious, quasi-automatic fashion towards the maintenance of overall social equilibrium. ऐसा लोग assume कर लेते हैं यार, assumed to work, ऐसा जबकि एक्चुअली नहीं होता कि लोग अनकॉन्शियसली काम कर रहे हैं। नहीं भाई, कॉन्शियसली काम करो कि आप जो है जो भी कर रहे हो आपके समाज के लिए ज़रूरी है, आपके समाज के इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है, आपके समाज के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ऑल सोशल और कल्चरल जितने भी फिनोमिना हैं, हर किसी को आप जो है फंक्शनलिज्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ में आप जो है काम कर रहे हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जनरल पीपल के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, जनरल पीपल खरीद रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं, तो वो बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं। हर किसी का आपस में क्या है? एक इंटर रिलेशन है, भले ही आप उस बिजनेसमैन को डेली लाइफ में देखते हो चाहे नहीं देखते हो। तो लाइफ के होने के लिए, ठीक है, लाइफ के होने के लिए क्या है? जैसे शरीर के हिस्से एक साथ अपने एक दूसरे के लिए काम करते, वैसे सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए फंक्शनल होना पड़ेगा, जितने भी सोशल और कल्चरल फिनोमिना है। तो वही सारी बातें हैं यहाँ पे। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है फिर? सोशल स्ट्रक्चर हमें ये बात समझ में आती है, इज देन द नेटवर्क ऑफ स्टेटस कनेक्टेड बाय एसोसिएटेड रोल्स। हर किसी का अपना एक रोल है जो उससे जुड़ा हुआ है। तो सोशल नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऑफ स्टेटस है, कनेक्टेड बाय एसोसिएटेड रोल्स। बाद में डर्कहाइम कहते हैं, एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं इन्होंने, एक और चीज़ बोली है कि जो सोशल सॉलिडेरिटी है ना, इसका क्या मतलब है? सोशल सॉलिडेरिटी क्या है? विच सेंटर्स अराउंड कंसाइंस कलेक्टिव, यानी कि जो कलेक्टिव कंसाइंस के ही इर्द गिर्द होती है। अगर आप में कलेक्टिव कंसाइंस नहीं है, यानी कि आपका पूरा समाज, कम्युनिटी एक तरीके से नहीं सोच रही है, तो सॉलिडेरिटी कभी हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कलेक्टिव कंसाइंस आप ऐसे लिख सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है, सोशल सॉलिडेरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलेक्टिव कंसाइंस। अगर कलेक्टिव कंसाइंस बढ़ेगी तो ये सोशल सॉलिडेरिटी भी बढ़ेगी। अगर कलेक्टिव कंसाइंस आपकी कम हुई, समाज में आपके क्या है, आप कलेक्टिवली नहीं सोच रहे हो, एक दूसरे के लिए नहीं सोच रहे हो, अगर ये कम हुई तो ये सोशल सॉलिडेरिटी भी कम हो जाएगी, है ना। तो सोशल सॉलिडेरिटी दैट विच सेंटर्स अराउंड द कलेक्टिव कंसाइंस, ये कलेक्टिव कंसाइंस के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इन इंग्लिश इज कि शेयर्ड अवेयरनेस होनी चाहिए। कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब क्या है? शेयर्ड अवेयरनेस। भाई क्या है मतलब? तुम लोग ग्रुप स्टडी करते हो ना, ग्रुप स्टडी क्यों करते हो? कि जो चीज़ मुझे पता है मेरे दोस्त को भी पता हो, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो एक काम करना, इंग्लिश तुम पढ़ के आना, मैथ मैं पढ़ के आऊँगा, मैथ में मैं अच्छा हूँ तो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा दूंगा, इंग्लिश में तुम अच्छे हो तो तुम मुझे मैथ पढ़ा देना, मतलब तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा देना। मैथ में मैं अच्छा हूँ, मैं तुम्हें मैथ पढ़ा दूंगा, तुम इंग्लिश में अच्छे हो तो मुझे इंग्लिश पढ़ा देना। क्या है ये? शेयर्ड अवेयरनेस है। और कॉमन अंडरस्टैंडिंग, और इजी शब्दों में बोलो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कलेक्टिव कंसाइंस क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो क्या सॉलिडेरिटी होगी? हाँ भाई बताइए। तो डर्कहाइम कहते हैं कि भैया कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सोशल फैक्ट्स, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स के लिए कल्चरल
कल्चरल सॉलिडेरिटी भी होना ज़रूरी है। जैसे कि जब हम एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे, जहाँ डर्कहाइम कहते हैं कि जो टोटेम है ना, टोटम मैं आपको अभी बता दूं, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पूर्वज को कहते हैं टोटम, ठीक है। आपके जो आप भी कह सकते हो अपने पूर्वज के, वो टोटेम कहते हैं। क्लेम करते हैं कि जो टोटेम है या फिर जो सैक्रेड ऑब्जेक्ट है, जिसको हम सैक्रेड के नाम से आगे पढ़ने वाले हैं, प्रोफेन भी पढ़ेंगे फिर, ये सब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे जो पूर्वज हैं या फिर ये जो हमारे सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं कि हमारा समाज कैसा रहा होगा। ये हमारे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पूर्वजों की जितनी भी कल्चर हैं, वैल्यू हैं, वो हमारे समाज को शेप अप करते हैं। तो टोटेम जो सोसाइटी के अंदर हैं, वो फिर बाद में रिलीजन से रैशनलाइज हो जाते हैं, आगे चल के रिलीजन में बदल जाते हैं। भाई राम क्या है, राम हमारे पूर्वज थे, है ना। राम कौन है, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए एक राजकुमार, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना जो है चीज़ें करी कि उनकी लाइफ अपने आप में हमारे लिए एक आइडियल बन गई, ठीक है। कृष्ण क्या है, कृष्ण अपने आप में क्या है, हमारे पूर्वज हैं। तो अगर वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करी कि उनकी लाइफ से हमको इतना सब कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिसको हम अपनी लाइफ में अगर उतारें तो हम, अगर उसका 1% भी उतारें तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे टोटेम्स हैं, ठीक है, वो आगे चल के रैशनलाइज किए जाते हैं रिलीजन के थ्रू। ऐसे बिलीफ जो हैं, सच अ बिलीफ इम्प्लाइज दैट कि जो टोटेम है या फिर कोई भी अदर सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। राम कृष्ण शिव, ठीक है। इंडियन का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, इंडियन है, पूरा इंडियन, ठीक है। दिस वैल्यू इज गिवन टू दी रिप्रेजेंट, गुरु नानक साहब हैं, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, ये सब क्या हैं, ये सब वो लोग हैं जो कि हमारी सोसाइटी को शेप अप करते हैं। दिस रिजल्ट्स, इन सब से क्या निकल के आता है, इन सब से मैम ये निकल के आता है, लिख लिया हो आपको, जो भी आप लिख रहे हो रनिंग नोट्स में, इन सब से ये निकल के आता है कि ये जो हमारी इंडिविजुअल नॉलेज है ना, इसको अगर हम शेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारा समाज स्टेबल होगा, मेंटेन रहेगा इक्विलिब्रियम। और ये जो हमारी इंडिविजुअल नॉलेज है ना, ये नाइदर फ्रॉम द माइंड नॉर फ्रॉम द सेंसेस। भाई एक बात बताओ, आज मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रही हूँ तो आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, या आप किसी किताब से पढ़ रहे हो तो आप कुछ चीज़ सीख रहे हो। हार्लम्बस की किताब आप पढ़ रहे हो, आप उससे बहुत कुछ मान लीजिए सीख रहे हो। वो किताब किसी वेस्टर्न कंट्री में बैठे व्यक्ति ने लिखी है और उसकी लिखी गई चीज़ों से आप सीख रहे हो। आपकी नॉलेज आपकी अपनी नहीं है, ठीक है, आपकी नॉलेज आपकी अपनी नहीं है, हर उस व्यक्ति की है जिसने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। अभी मैं एक वो देख रहे थे, रवि कुमार सेहाग, जिसका अभी AIR 18 है, हिंदी मीडियम से साहित्य में उसने टॉप, मतलब हिंदी साहित्य में टॉपर रहे हैं वो। उन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, वो 80% लोगों ने तो देखी होगी, कि मेरी जो सफलता है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी सफलता में उस राजमा चावल वाले का भी हाथ था जिसने मेरे को बढ़िया खाना बना के खिलाया, उस टिफ़िन वाले का भी हाथ था, उस फोटो स्टेट वाले का भी हाथ था जहाँ से मैं लेके आता था, फ़ोटो कॉपी करा के लाता था, ठीक है, उस टीचर का भी हाथ था, उस वॉचमैन का भी हाथ था जो मेरे इंस्टीट्यूट का दरवाज़ा सुबह सबसे पहले खोलता था। हर उस व्यक्ति का हाथ था, तब जो है मेरी सफलता मेरी है। तो इंडिविजुअल, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी सफलता का क्रेडिट जो है हर उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसने इस पूरे के पूरे जर्नी में आपको सहयोग किया, कैसे भी, भले ही आपने उसको उसके लिए पे किया लेकिन सहयोग किया। इंडिविजुअल नॉलेज रिजल्ट्स नीदर फ्रॉम द माइंड, ये सिर्फ आपके माइंड या सिर्फ आपके सेंसेस की नॉलेज नहीं है। जो भी हम जानते हैं, वी नो व्हाट वी नो, हम जानते हैं जो भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वी लर्न सोशली डिवाइज्ड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, हम समाज से सीखते हैं, समाज के हर फंक्शन। भाई अगर आपका जो है, मान लो जिसके पास चाबी है आपके इंस्टीट्यूट के, ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट के, जिसके पास में की है और वो की लेके सुबह जो है कहीं निकल जाए, बोले आज नहीं खोल रहा मैं, आज जाओ पढ़ लो, टीचर और स्टूडेंट सब बाहर खड़े रहेंगे, है ना। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है ये इंडिविजुअल नॉलेज, ये किसी की इंडिविजुअल आपकी सफलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जाके ये
डर्कहाइम की फंक्शनलिज्म की थ्योरी जो है ख़त्म हो जाती है। तो हमने पहले समझा कि फंक्शनलिज्म क्या है, फिर हमने समझा कि किसने दिया था, क्यों दिया था, कैसे रिलेट किया था, ठीक है, वो हमने पूरा समझा। फिर हमने डर्कहाइम का फंक्शनलिज्म समझा, उसके हमने उदाहरण देखे, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कि सोशल सॉलिडरिटी और कलेक्टिव कंसेंस, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का जिक्र हुआ है, ये हमने देखा। हमने देखा कि सोशल स्ट्रक्चर का क्या रोल है डर्कहाइम के फंक्शनलिज्म में, सबसे बड़ा रोल सोशल स्ट्रक्चर का, ये हमने देखा। और फाइनली हमने देखा कि ये सब कुछ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की वजह से है, जैसा डर्कहाइम मानते हैं उनके हिसाब से, ठीक है, मतलब डर्कहाइम के फंक्शनलिज्म के हिसाब से। तो हमने बेसिकली फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ लिया है। अब बात करते हैं जी हम रिलीजन की। रिलीजन क्या एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है जिस पे हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि रिलीजन से आपकी एजुकेशन शेपअप होती है, एजुकेशन से आपकी वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से शेपअप होती है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से ही आपका फैमिली सिस्टम जो है डेवलप होता है, और फैमिली सिस्टम में एक और आगे इधर से आ जाएगा क्या, मैरिज का कॉन्सेप्ट, मैरिज एंड किनशिप। तो कहने का मतलब है कि रिलीजन, और आजकल तो भैया रिलीजन से पॉलिटिकल लाइफ भी बहुत शेपअप हो रही है, ठीक है। तो ये तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, ये सारे सोशल स्ट्रक्चर हैं जिनकी हम बात जो मैं लिख रहे हूँ। तो पॉलिटिकल लाइफ भी क्या है, रिलीजन से क्या हो रही है, शेपअप हो रही। तो क्या रिलीजन एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है? क्या ये सबसे इंटरलिंक्ड है? दिख तो रहा है हमको ऐसा। तो चलो इसी चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है बाकी सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरह। फंक्शनलिस्ट लोग ये मानते हैं, जो फंक्शनलिज्म की अवधारणा का जो है प्रचार करते हैं, प्रोपोनेंट हैं जो इसके, वो कहते हैं कि रिलीजन का जो फंक्शन है, रिलीजन का जो फंक्शन है और जो रिलीजन कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, क्या देता है कि रिलीजन मेक्स फॉर मीटिंग द फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स और बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। रिलीजन समाज में सोशल सॉलिडरिटी लेके आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो, देखो आप आज की डेट का बहुत ही करंट एग्जांपल दे रहे हो, थोड़ा सा मतलब, और ये कोई मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, आप डिस्क्लेमर में पहले बोल दूँ। जितना हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, ठीक है, दोनों ही अपने आप में रिलीजन है। मान लीजिए पहले हिंदूज आर नॉट दैट मच सोशली सॉलिड, ठीक है, उनकी सोशल सॉलिडरिटी मान लीजिए उतनी नहीं थी पहले, लेकिन जितना ये रिलीजन हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, लोग उतना सोशल सॉलिडरिटी में आ रहे हैं। तो इस मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हर कोई रिलीजन की वजह से क्या है, सोशल सॉलिडरिटी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन जो है हमको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा उछलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रिलीजन इज़ लाइक कि मतलब पॉलिटिकल जितने भी आपके लीडर्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं, कोई नहीं छूटा इससे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है जो रिलीजन की बात नहीं करता हो, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता हो, एम्प्लॉयमेंट की बात करता हो, पावर्टी की बात करता हो, ठीक है, और एम्पावरमेंट की बात करता हो, लेकिन रिलीजन की बात नहीं करता हो। तो ऐसा कोई लीडर नहीं है, हर कोई है, चाहे वो आपकी सत्ताधारी पार्टी से हो, विपक्ष से हो, किसी भी से हो। यहाँ समझने की बात ये है कि रिलीजन जो है लोगों की लाइफ को कैसे शेप अप कर रहा है। तो सोशल सॉलिडरिटी बढ़ाता है, हाँ जी बढ़ाता है। वैल्यू कॉन्शियस बढ़ाता है, हाँ जी बढ़ाता है। कैसे वैल्यू कॉन्शियस बढ़ाता है? कॉन्शियस का मतलब है कि अवेयरनेस, और अवेयरनेस किस चीज़ की? आपके वैल्यू सिस्टम की। हिंदूज़ के अपने कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे, मुस्लिम्स के अपने कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे, ठीक है, सिखों के अपने कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे, क्रिश्चियंस के अपने कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे, जैनियों के अपने कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे, ज्यूज़ के अपने कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे। कहने का मतलब है कि रिलीजन आपके वैल्यू कॉन्शियस को बढ़ाता है। जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, खैर अगर आप रिलीजन को सही सेंस में पढ़ें, ठीक है, अपने ये पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरप्रिटेशन को नहीं यूज़ करें और ढंग से पढ़ें, तो कोई भी रिलीजन आपको दंगा फसाद मार काट नहीं सिखाता। हर रिलीजन आपको हारमनी के बारे में सिखाता है। दुनिया का कोई भी रिलीजन हो आपको हारमनी के बारे में सिखाता है, अगर आप उसको ढंग से खुद पढ़ोगे। किसी और के समझाने पे आपको क्या समझ में आ रहा है वो नहीं, हारमनी सिखाता है।
इंट्रीगेशन सिखाता है। इंट्रीगेशन यानी कि समावेशन, सबका साथ सबका विकास वाला वो, मतलब ओहो हो, ये तो मतलब नारा लग गया है ना। वैसे मेरा ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं है तो आप टेंशन मत लेना। तो इंट्रीगेशन सिखाता है यानी कि एक दूसरे से जोड़ता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो रिलीजन इतनी सारी चीज़ें अपने आप में करता है, ये रिलीजन के रोल हैं। सोशल सॉलिडारिटी, वैल्यू कॉन्शियसनेस, हार्मनी, इंट्रीगेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। खैर उसको जिस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडाज, वो चीज़ों से जो है रिलीजन की डिसहार्मनी भी आपको देखने के लिए मिल रही है। ये हमारे ऊपर है कि हम रिलीजन को हारमोनियस वे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, उस तरीके से याद रखना चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ों को लीड करना चाहते हैं, या डिसहार्मनी से करना चाहते हैं। ये हमारा अपना सबका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। जितने भी फंक्शनलिस्ट हैं उनके हिसाब से रिलीजन फंक्शनल है और एंश्योर करता है किसी भी सोशल सिस्टम के सर्वाइवल को। कि सोचिए अगर आप रिलीजियस ना हो, कोई भी रिलीजियस ना हो, एनार्की हो, एनार्की मतलब अराजकता। तो ये तो हो गई मैम पॉलिटिकल सेंस में। और हम सब क्या हो जाए, एथीस्ट हो जाए। एथीस्ट कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन को नहीं मान रहा है, तो जितनी भी ये रिलीजियस फिलॉसफीज़ हैं क्या आपको मिल पाती? नहीं मिल पाती। जितना भी मतलब जो गीता का ज्ञान और ये जो दुनिया भर की चीज़ें हैं ये मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो रिलीजन जो है सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, फंक्शनल है। हार्लम्बस में लिखा हुआ, हार्लम्बस ने खुद बताया हुआ है 1981 में। फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि रिलीजन एक ऐसा इंट्रीगेटिंग फोर्स है, ठीक है, ऐसा इंट्रीगेटिंग फोर्स है सोसाइटी के अंदर जो लोगों को जोड़ता है, पीपल के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लेके आता है, एक जुड़ाव का भाव लेके आता है। ये लोगों को वो फीलिंग प्रोवाइड करता है कि हाँ हम में कुछ तो कॉमन है, भले ही हमारा रिलीजन ही सही, विद अदर्स इन दी सोसाइटी। जैसे मतलब होता है ना कि आप एशियन कॉन्टिनेंट से गए हो, एशियन कॉन्टिनेंट से, और आप यूरोप में बैठे हो, तो एशियन कॉन्टिनेंट से जब एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी भी जाता है ना, तो वो भी एक ही कमरे में शेयर्ड रूम में रह रहे होते हैं मस्त आराम से, और उनके बीच में उतना वो डेली बेसिस पे कोई पंगा या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। वहीं आप अपने देशों में बैठ के जो है इंडियन और जो है यहाँ पे हम लड़ते रहते हैं। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है क्या कि हम एशिया से हैं, हम एक दूसरे की भाषा जानते हैं, हम एक दूसरे का फूड हैबिट्स जानते हैं, हम एक दूसरे की कल्चर जानते हैं। लाइकवाइज एक ही रिलीजन के व्यक्ति चाहे वो अलग अलग जगह पे रहते हों, ठीक है, एक ही रिलीजन के व्यक्ति वो अलग अलग जगह पर रहते हों, फिर भी उनके बीच में क्या है, एक बिलोंगिंगनेस का सेंस होता है, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है जो किसकी वजह से आता है, जो आता है रिलीजन की वजह से। तो रिलीजन जो है ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लेके आता है। इट इज़ अ मीन्स फॉर पीपल टू एक्सप्रेस कलेक्टिव बिलीव्स, कि हमारे कुछ कॉमन बिलीव्स हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए हमारे कमिटमेंट्स को और हमारी सोशल सॉलिडारिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपनी कॉमन वैल्यूज़ को अफर्म कर सकें और अपने कॉमन बिलीव्स को, अपने आइडियल्स को क्या कर सकें और ज़्यादा क्या कर सकें, उनके बताए गए तरीक़ों पे चल सके, बिलीव्स पे चल सके, कॉमन वैल्यूज़ पे चल सकें। तो इस तरीके से रिलीजन हमको क्या देता है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है। तो ये जो है बेसिकली आपकी सोसाइटी के सेंट्रल वैल्यू सिस्टम को भी चला रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ को चला रहा है, सेंट्रल वैल्यू सिस्टम को चला रहा है क्या, रिलीजन। तो इस तरीके से रिलीजन आप दिन दहाड़े आराम से खुल के एकदम छाती चौड़ी करके बोल सकते हो कि रिलीजन एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। देयरफॉर फॉर फंक्शनलिस्ट, किन के लिए, जो लोग फंक्शनलिस्ट हैं, एनी सोशल फिनोमिनन इंस्टीट्यूशन जो कि सर्व करे अपने फंक्शन को इन इट्स ट्रू सेंस, उसको कैन बी कॉल्ड एज रिलीजन, ठीक है। एनी सोशल फिनोमिनन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो रिलीजन आप उसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने फंक्शन को क्या कर रहा है, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन वैल्यूज़ को जोड़ रहा है, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन
लोगों के अंदर कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहा है, लोगों के अंदर कलेक्टिव कंसाइंस लेके आ रहा है, ठीक है, लोगों के अंदर कुछ मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लेके आ रहा है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, तो वो क्या है, जोड़ रहा है सबको, तो उसको आप एज अ रिलीजन भी कह सकते हैं। अब डर्कहाइम की थ्योरी में पहली थ्योरी, इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा है, ठीक है, आपने स्लाइड नंबर कहाँ तक पढ़ लिया? हाँ, आपने स्लाइड नंबर 47 तक पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि आगे हमको क्या करने का। डर्कहाइम की थ्योरी नंबर 1 है, तो ये तो सब डर्कहाइम के पर्सपेक्टिव्स थे। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी नंबर #1। ये खैर वो सबसे लास्ट वाली थ्योरी है, मैं इसको पहले पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी अभी आपने रिलीजन पढ़ा है, फंक्शनलिज्म पढ़ा है, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब डर्कहाइम क्या कह रहे हैं, वही कंटिन्यूस बातें चल रही हैं हमारी रिलीजन के बारे में। डर्कहाइम कहते हैं कि रिलीजन का एक फंक्शनल रोल है जो रिलीजन जो है अपनी सोसाइटी में प्ले करता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ की एलिमेंट्री फॉर्म यानी कि बेसिक फॉर्म्स, कि ये रिलीजन अगर फंक्शनल पर्सपेक्टिव है तो इसकी बेसिक फॉर्म्स क्या हैं। वो बेसिक फॉर्म्स जो हैं आपको, मैम आप ये बार बार क्यों लिख रही हो, है ना, ये तो लिखा हुआ है क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही थ्योरीज जो हैं याद रहेंगी, नाम याद रहेंगे इनके, अदरवाइज भूल जाओगे इनके नाम, ठीक है, खो जाओगे कहीं। इतनी थ्योरीज आ जाएंगी इस पूरी यूनिट में, हर व्यक्ति की 2-2, 3-3, 4-4 थ्योरीज हैं, और बाद में जो है आप, और इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं उनकी भी थ्योरीज हैं, खो जाओगे आप, ठीक है। इसीलिए जितना ज़्यादा लिख सको उतना ज़्यादा लिखो, ठीक है। तो डर्कहाइम कहते हैं कि ये बेसिक फॉर्म्स क्या हैं किसी रिलीजियस लाइफ की, और ये हर समाज में होती हैं क्या, और हर समाज में होती है तो हर समाज का जो हर रिलीजियस सोसाइटी का अपना अपना बेसिक फॉर्म होगा, तो वही हमको पढ़ना है। और डर्कहाइम पूछते हैं कि क्यों, वाई इज़ इट अ परमानेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन इतना परमानेंट सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है। भाई देखो, मैरिज की फॉर्म बदल रही है, फैमिली की फॉर्म बदल जाती हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगुलर फैमिली की, एक व्यक्ति जीवन भर अकेला ही रहना पसंद करता है। अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा स्पेन वगैरह में आपको घरों में से एकदम बुढ़े बुढ़े लोग मिल रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये फैमिली का कॉन्सेप्ट मतलब ये बदल जाता है, मैरिज का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी दुनिया भर के तरीके हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, गोल्ड कॉलर, ग्रे कॉलर, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन ये रिलीजन की फॉर्म क्यों नहीं बदलती, रिलीजन क्यों इतना परमानेंट है, रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों इतना परमानेंट है। तो ये स्टडी इसी चीज़ को इन डेप्थ समझाती है। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये रिलीजन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो किसी न किसी रिलीजियस सोसाइटी के ऊपर तो स्टडी करी ही होगी इन्होंने, तभी ही बता पाए होंगे ये, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट का मतलब है सोशल साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट जब तक डेटा के ऊपर स्टडी ना करे तो कैसे काम चलेगा। रिलीजियस कम्युनिटी कौन सी थी जिसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी, उसका नाम है भैया अरुंता ट्राइब, ठीक है, उसका नाम है अरुंता ट्राइब। ये ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे। सोचो, डर्कहाइम कहाँ के थे, फ्रांस जर्मनी के, स्टडी करने कहाँ आए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन बोलते हैं, एबोरिजिन मतलब कि वहीं के लोग, मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं ना, ट्राइब्स जो वहीं पे हों, वहीं के मतलब क्या बोलते हैं, आदिवासी, जो आदिकाल से वहीं पर वास कर रहे हों, वहीं पर रह रहे हों, उनको हम एबोरिजिन्स बोलते हैं। तो ये जो अरुंता ट्राइब है ये ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स थे। डर्कहाइम ने इन्हीं के ऊपर अपनी स्टडी करी। क्यों करी इन्हीं के ऊपर, मैम इसका कोई कारण है क्या? जी हाँ, इसका कारण है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट, डर्कहाइम के हिसाब से ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है जो कि आज भी है ना, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है ये जो कि आज भी है। आपको अगर थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आती होगी तो आपको पता होगा कि
कि ये जो अपना पेंजिया था, पेंजिया यानी कि ऑल अर्थ, जब ये दो भागों में टूटा, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, तो ये जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये सारा वाला जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड का था, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, इंडिया वाला हिस्सा है, श्रीलंका वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा नीचे वाला, वो उसका पार्ट था। धीरे 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 इंडिया वाला जो पोर्शन है वो ऊपर चलता चला गया और फिर हिमालय की फॉर्मेशन हुई, फिर प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई और फिर जो आज का इंडिया है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो ऐसे बना, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो ऐसे बना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और गोंडवाना लैंड का पार्ट यानी कि ये सोचिए कितनी यहाँ पर रहने वाले लोग कितने प्रिमिटिव होंगे। तो प्रिमिटिव तो है, ये सबसे सिंपलेस्ट भी है। और इसीलिए डर्कहाइम ने 1912 में जब अपनी ये एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पब्लिश करी तो वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन के ऊपर थी, ठीक है। और डर्कहाइम की जितनी भी थ्योरी है ना, उनमें सबसे ज़्यादा मैच्योर थ्योरी कहते हैं, मोस्ट मैच्योर, क्योंकि एक तो देखो खुद भी 59 ईयर्स के हो गए थे ना, तो इंसान जो है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में जो है फिर जब आगे चलता है तो और अच्छी चीज़ें करता है। ये बुक है, याद रखना, किताब का नाम है ये जो थ्योरी है ये पूरी पूरी एक किताब के नाम से है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस बुक के अंदर पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन अरुंता ट्राइब के क्लैन सिस्टम का। क्लैन कहते हैं बेटा कुल को, कुल कहते हैं ना, हमारा कुल, खानदान, तो पूरे के पूरे कुल का सिस्टम है। और यहाँ पर इन्होंने टोटेमिज्म के बारे में बताया है कि इस कुल में ये लोग अपने पूर्वज की पूजा करते हैं। आज भी ये कोई रिलीजन नहीं मानते, ये सिर्फ अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। पूर्वज जो कि अरुंता ट्राइब के थे उनकी पूजा। और बेस्ड ऑन दिस स्टडी इन्होंने जो है जनरल थ्योरी रिलीजन की निकाली कि आज भी दुनिया में जहाँ रिलीजन है फिर भी एक जगह ऐसी है जहाँ पे टोटेमिज्म अभी भी जो है चलता है। और ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है ट्राइब्स का, उनके अपने टोटेम्स हैं, वो अपने ही पूर्वजों की पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी गोंड ट्राइब है, भील ट्राइब है, संथल ट्राइब है, हो ट्राइब है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है। उनका कोई रिलीजन नहीं है, वो अपने ही मतलब टोटेम्स की पूजा करते हैं। और इस सब के बाद भी इन्होंने रिलीजन का एक सोशल इंटरप्रिटेशन निकाला, सोशियोलॉजिकल, ठीक है। समाज शास्त्र में आप रिलीजन को कैसे इंटरप्रेट करोगे, ये जो फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन थॉट है, इंसान के विचारों को किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने अपनी इसी स्टडी में बताई, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के अंदर, ठीक है। अब ये स्टडी जो है प्रिमिटिव रिलीजन के ऊपर तो स्टडी करती है, ये किसी मॉडर्न रिलीजन के ऊपर नहीं करती, ठीक है। ये जो स्टडी है ये एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री मतलब एकदम बेसिक फॉर्म, इसीलिए ये रिलीजन से भी पहले की चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, टोटेमिज्म को कर रहे हैं, ठीक है। रिलीजन को नहीं कर रहे हैं, टोटेमिज्म को कर रहे हैं, एकदम बेसिक फॉर्म से शुरू कर रहे हैं। और बिल्कुल बेसिक फॉर्म से शुरू करने का मतलब है कि एकदम प्रिमिटिव रिलीजन्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। और डर्कहाइम का मानना ये था कि ये सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आपको रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और किसी भी रिलीजन का जो नेचर होता है या किसी भी सोसाइटी का जो रिलीजियस नेचर होता है उसकी स्टडी हो पाएगी। डर्कहाइम ने यहाँ पर रिलीजन को कैसे एग्जामिन किया है। अब कि मैम जितनी भी हम, ये तो आपकी रिसर्च हो गई मान लीजिए, है ना, ठीक है, ये तो हो गई आपकी रिसर्च, लेकिन रिसर्च को करने के लिए कुछ मेथोडोलॉजी भी होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इन्होंने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाई, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, हाँ जी, कौन सी अपनाई होगी, तरीका कौन सा रहा होगा इनकी रिसर्च का, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो इन्होंने अपनाया बेटा क्वांटिटेटिव, इन्होंने अपनाया क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव क्या कहता है, ये फॉलो करता है पॉजिटिविज्म को, आपने पढ़ा ही है सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, ठीक है। ये पॉजिटिविज्म को फॉलो करता है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइंस, ठीक है, पॉजिटिव साइंस। तो इनके द्वारा जो चीज़ें इन्होंने यूज़ करी, पॉजिटिव साइंस को यूज़ किया रादर देन फ्रॉम अ स्पिरिट वर्ल्ड,
एज डन बाई अदर अर्लियर थ्योरिटिशियंस। जैसे कि इन्होंने टेलर की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने एनिमिज्म बताया है, मैक्स मिलर की थ्योरी है जिसमें उन्होंने नेचुरलिज्म बताया है। ये लोग क्या बता रहे हैं एनिमिज्म और नेचुरलिज्म में, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। एक सेकेंड कि हाँ, एक सेकेंड रुकना बस। एनिमिज्म में कहते हैं कि जहाँ आप किसी की भी पूजा नहीं कर रहे हो, एनिमिज्म में कहते हैं जहाँ आप किसी की भी पूजा नहीं कर रहे हो, ठीक है। एनिमिज्म मतलब कि जहाँ आप जो है, इंसान ने क्या किया है, अभी ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट ही हुआ है, डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आप एक बात बताओ, इंसान जब ऐसे एज अ मतलब जो आज का इंसान है ना, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, होमो सेपियंस जब जो है अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए होंगे डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बाद में, क्या वो तभी से किसी न किसी की पूजा करने लग गए होंगे? नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के टाइम पर उनका मेन काम क्या रहा होगा? अपना पेट भरना, ठीक है, फूड, जिसके लिए वो क्या करते थे भैया? हंटिंग गैदरिंग करते थे, है ना, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलती हैं, कभी ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलती हैं, कभी कुछ, सब चीज़ों को आप लगाओ तब आपकी नॉलेज डेवलप होगी। और क्या करते होंगे मैम, ये अपने आप को, ये ग्रुप में क्यों रहते होंगे? सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना हम, ये ग्रुप में क्यों रहते होंगे? प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि जंगली जानवर हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तभी तो आग का आविष्कार हुआ कि आग से भाई जानवर भी भागता है, प्रोटेक्शन के लिए, प्लस अपनी बायोलॉजिकल नीड्स के लिए, ठीक है। सोसाइटी कब बनेगी? जब इंसान जो है साथ रहेगा, बच्चे अच्छे होंगे, सारी चीज़ें होंगी बायोलॉजिकल नीड्स के लिए। तो उस समय पर क्या रिलीजन था? ये था, ये था, ये था। क्या कोई वे ऑफ वर्शिप था? ना, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इंसान इवॉल्व हो रहा है बस धीरे धीरे, वे ऑफ वर्शिप नहीं था। फिर क्या हुआ होगा? जनरल सी छोटी सी चीज़ में इसी को समझने की कोशिश करना, ठीक है, छोटी सी चीज़ में इसको समझने की कोशिश करना। अरे यार, इस ब्लैंक शीट का प्रॉब्लम यही है कि ये फिर सेव नहीं होती है। तो आप जो भी मैं ब्लैक स्क्रीन पे लिखूँ, वाइट स्क्रीन पे लिखूँ, ब्लैंक शीट पे आप उसको लिख लेना। फिर जब नेचुरलिज्म आया होगा तो ये कैसे आया होगा? एनिमिज्म से नेचुरलिज्म कैसे आया होगा, है ना, कोई बता सकता है? मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया भी था कि मैम पहले लोग एनिमिस्टिक थे। एनिमिस्टिक्स जो हैं नेचुरलिस्टिक कैसे बने होंगे? नेचुरलिज्म कैसे आया होगा कि जब इंसान के दिमाग का थोड़ा विकास हुआ, ठीक है, तो उसने कुछ नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया। humans observed some natural phenomena। और उस टाइम पे साइंस तो आती नहीं थी कि बादल कैसे वर्षा करते हैं, ओरियोग्राफिक रेन होती है, या क्लाउड बस्ट कैसे होता है, या वॉल्केनो में से लावा कैसे निकल रहा है, या स्ट्रेटो वॉल्केनो है, या ऐसा है या वैसा है, बेसिक क्या है और एसिड क्या है, ये सब तो नहीं आता होगा लोगों को। तो नेचुरल फिनोमेना जैसे कि रेन, जैसे कि फायर, जैसे कि डे नाइट पैटर्न, ठीक है, दिन हो रहा है फिर रात हो रही है, जैसे कि क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर धीरे धीरे जब व्यक्ति करने लगे, ठीक है, जैसे कि और भी अदर चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, ठीक है, वेजिटेशन। जब इंसान ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो क्या इंसान को उसी टाइम समय पर साइंस का अंदाज़ा लग गया था? नो आइडिया ऑफ साइंस, नो आइडिया ऑफ साइंस एंड रीजनिंग
behind these concepts और phenomena। तो क्या हुआ होगा, ठीक है, क्या हुआ होगा? तो ये हुआ होगा कि इंसान ने इन चीज़ों को क्या माना, सुपर नेचुरल माना, कि कुछ तो है जो हमारे वश में नहीं है। लोग इवन ऐसे भी, मतलब आप आज भी देखेंगे अपने परिवारों में कि सपने में सांप आया है तो सोमवार का व्रत रखना शुरू कर देते भाई साहब, कि सपने में मैंने काला सांप देखा है दूध पीते हुए, तो सुबह तुम मम्मी को बताओगे, मम्मी, और गलती से उस दिन सोमवार हुआ तो मम्मी तुमको उसी दिन भेज देगी कि जाओ मंदिर में जो है शिव जी के ऊपर दूध चढ़ा के आओ। ठीक है, ये चीज़ों पे आज भी हम बिलीव करते हैं, क्योंकि अंश तो हम उन्हीं के हैं ना, जो आज से करोड़ों साल पहले के लोग थे। सुपर नेचुरल माना, सुपर नेचुरल फिनोमिनाज जब इनको मान लिया गया ना, तो लोग जो है वर्शिप करने लगे। पहली बार लोगों ने वर्शिप करी, ठीक है, ऑफ फायर, ठीक है, रेन की वर्शिप कर रहे हैं। इंद्रदेव की आज भी वर्शिप करते हैं ना किसान, आज भी वर्शिप करते हैं इंद्रदेव की, जबकि बारिश होना एक बिल्कुल प्योर साइंटिफिक चीज़ है, बारिश होना प्योर साइंटिफिक चीज़ है। ठीक है, सन की, मून की, हर चीज़ की, हर नेचुरल चीज़ की, ठीक है, वेजिटेशन, फॉरेस्ट की पूजा कर रहे हैं लोग। ठीक है, हर चीज़ की जो है लोगों ने, प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, लोग उस चीज़ की वर्शिप करने लगे। और नेचर ने जो हमको दिया है, जब आप उसकी वर्शिप करोगे तो उस सिद्धांत को, इज़म कहते हैं किसी सिद्धांत को, तो फिलॉसफी ऑफ वर्शिपिंग नेचर, ये ऐसे जनरेट हुआ होगा। ठीक है, ऐसे इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, एंड इट्स फिनोमिनाज, इसी को कहते हैं नेचुरलिज्म। ठीक है, इसी को कहते हैं, लिख लेना इसको फटाफट से साइड में कहीं बना के, क्योंकि अब अगर मैं आगे पीछे स्लाइड करूँगा तो ये अभी हट जाएगी, स्लाइड ही नहीं बचेगी ये। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, लो हट ही गई। तो कहने का मतलब ये है, कहाँ थे हम, यहाँ थे हम। कहने का मतलब ये है कि इंसान एनिमिस्टिक, ठीक है, एनिमिस्टिक से नेचुरलिस्टिक, यानी कि एनिमिज्म की फ़िलॉसफी से नेचुरलिज्म पे आया होगा, और नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी से फिर वो अपने पूर्वजों पर आया होगा, टोटमिज्म पे आया होगा। तो नेचुरलिज्म ऑलरेडी पहले मैक्स मुलर समझा चुके थे, एनिमिज्म टेलर ने समझा दिया था। तो इन्होंने बोला कि भाई रिलीजन इससे आगे कैसे बढ़ाओ। अच्छा, एक और बात है, याद रखिएगा कि कोई भी फ़िलॉसफी पूरी तरीके से कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमिस्टिक हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नेचर में मानते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, और हम लोग आज भी ऐसे हैं जो रिलीजन में भी हैं और रिलीजन के साथ साथ नेचर को भी पूछते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना में भी मानते हैं। लेकिन अब हमको साइंस पता है कि बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई पाप किया है तो भगवान इंद्र जो है हमको सजा दे रहे हैं। क्लाउड बस्ट वो नहीं है, क्लाउड बस्ट एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, जब क्लाउड्स जो हैं फंस जाते हैं हिल्स के बीच में, और जब नहीं निकल पाते, हवा इतनी तेज़ नहीं होती कि क्लाउड्स को लेके चली जाए, तो जब वो बहुत ज़्यादा हैवी होते चले जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है, जो एयर मास है, एयर पार्सल है, इतना हैवी हो जाता है कि वो पूरा का पूरा बादल वहीं पर जो है बरस जाता है, तो उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। तो इसके पीछे का फिनोमेना हमें पता है, लेकिन फिर भी आज भी हम नेचुरल चीज़ों में मानते हैं। तो कोई भी फ़िलॉसफी एकदम से ख़त्म नहीं होती है, याद रखिएगा। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख लेना, लिखो तो ठीक है, बाकी आप रिपीट में देखोगे तो लिख लेना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा सारे के सारे एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन्स को। एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन्स को मैं इसलिए ऑब्ज़र्व करूँगा जिनसे कि मुझे पता चल सके कि रिलीजन ने किस किस चीज़ को लीड किया है, डिस्कवरी ऑफ मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स जो कि रिलीजियस लाइफ के अंदर होते हैं। जैसे कि रिलीजियस लाइफ में, रिलीजन के अंदर एक रिलीजियस बुक जरूर होगी, रिलीजियस बुक, किसी भी रिलीजन में चले जाओ,
रिलीजियस बुक और रिलीजियस टेक्स्ट जरूर होंगे किसी भी रिलीजन के। तो हर रिलीजन की कुछ बेसिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उसमें कोई डाइटी ज़रूर होंगे, ठीक है, वो डाइटी के कुछ ना कुछ सिद्धांत, उनकी फिलॉसफीज ज़रूर होंगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई होंगी, इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी और इस सोसाइटी को, जो अरुंता ट्राइब थी, उसको ऑब्जर्व किया, विच ही कॉल्स द एलिमेंट्री फॉर्म। बेसिक एलिमेंट्स अगर देखने हैं तो इन्होंने उसको एलिमेंट्री फॉर्म का नाम दिया। और जब इन्होंने पूरी की पूरी ये डिस्कवरी कर ली, मतलब डिस्कवरी ऑफ व्हाट इज़ फंडामेंटल टू रिलीजियस लाइफ इन ऑल सोसाइटीज़, कि इन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद ये पता किया कि भाई हर रिलीजन में, दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, उसमें कुछ चीज़ तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल जैसे कि कोई ना कोई रिलीजियस टेक्स्ट तो ज़रूर होगा, ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ है, हर रिलीजन में आपको मिलेगी। कोई ना कोई रिलीजियस डाइटी ज़रूर होगा, ठीक है, जिसको आप भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और आपके गुरु कहते हैं, तो कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उनकी जो रिलीजियस लाइफ है, उसमें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्री फॉर्म है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इनकी जो थ्योरी है इसी के बारे में। और रिलीजन क्योंकि इसेंशियली सोशल है, ठीक है, और ये एक प्रोडक्ट है किस चीज़ का, कलेक्टिव लाइफ का। रिलीजन किसी एक व्यक्ति के मानने से या किसी एक व्यक्ति के चलाने से नहीं चलता। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जब लोग किसी एक सिंगल फिलॉसफी को, एक फिनोमिना को फॉलो करते हैं, तो तब जाके वो कोई सेक्ट, कोई रिलीजन बनता है। और इसलिए, और अपने हर रिलीजन के कुछ मॉरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पहले से मॉरल रिक्विजिट होते हैं, जिससे कि वो ह्यूमन सोशल एग्जिस्टेंस में क्या कर सके, हेल्प कर सके, उसको इंटीग्रेट कर सके। तो डर्कहाइम के लिए इंसान क्या है, ह्यूमन आर रिलीजियस। डर्कहाइम कहते हैं कि इंसान धार्मिक क्यों होते हैं। इंसान धार्मिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी न किसी कम्युनिटी के मेंबर हैं, किसी कलेक्टिविटी के मेंबर हैं, और जिसको जो कम्युनिटी फॉलो कर रही है, इंसान भी बाई बर्थ उसी को फॉलो करने लग जाता है, ठीक है। और ना तो कोई इंडिविजुअल, ना ही कोई ग्रुप, ना ही कोई ग्रुप बिना रिलीजन के एग्जिस्ट कर सकता है। कैन लॉन्ग एग्जिस्ट, मतलब लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जन्म से, या तो हो सकता है भाई जन्म से कोई ना कोई रिलीजन हो, या हो सकता है कि मान लीजिए किसी के मम्मी पापा थे जो बिल्कुल किसी भी रिलीजन में नहीं मानते थे, उनका एक बच्चा हुआ। अब वो बच्चा, क्योंकि मम्मी पापा किसी रिलीजन में नहीं मानते, तो बचपन से तो बच्चे के हाथ में जो चीज़ें नहीं हैं, बच्चा भी नहीं मानेगा। लेकिन हो सकता है ना कि बाद में वो दुनिया के रिलीजन्स को देखे और उनसे इन्फ्लुएंस हो और वो रिलीजन्स को मानने लगे, क्योंकि इंसान वही चीज़ करता है और वही चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है जो उसके पास नहीं होती। तो अगर ये अनरिलीजियस था तो ये रिलीजन की तरफ जाएगा। जनरल थॉट तो यही है। तो रिलीजन डर्कहाइम के हिसाब से क्या है, एक मॉरल कॉन्स्टेंट है, मौलिक कॉन्स्टेंट है, जो कि हर व्यक्ति पर निर्धारित, हर व्यक्ति पर लागू होता है। और फॉर हिम रिलीजन वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोशल कोहेशन। और रिलीजन क्या है, सोशल कोहेशन का एक एक्सप्रेशन है, सामाजिक सॉलिडेरिटी का एक एक्सप्रेशन है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और डर्कहाइम कहता है रिलीजन कोई इमेजिनरी नहीं है। भाई रिलीजन कैसे इमेजिनरी हो सकता है, रिलीजन रियल है। हर रिलीजन के पीछे उसके कुछ एलिमेंट्री फॉर्म्स हैं। हर सोसाइटी अपने आप में अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करती है। कोई भी दुनिया का समाज ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई रिलीजन ना हो, कुछ ना कुछ तो चीज़ों में वो विश्वास करते होंगे, मानते होंगे। तो रिलीजन एक एक्सप्रेशन है हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, ठीक है, शेयर्ड अवेयरनेस का। शेयर्ड यानी कि जो आपके पूर्वजों ने आपके साथ शेयर करी, उनके पूर्वजों ने उनके साथ शेयर करी होगी, और उनके पूर्वजों ने उनके साथ शेयर करी होगी। आप अपनी आगे वाली जनरेशन के साथ में शेयर करोगे। ये फ्यूज़न है उन सभी इंडिविजुअल्स की कॉन्शियसनेस का। शेयर्ड अवेयरनेस मतलब पूरा का पूरा जिस समाज में आप हो, उन समाज के जो पूर्वज हैं, फोरफादर्स हैं, उनकी कॉन्शियसनेस का फ्यूज़न है, सबका मिला जुला, और जो आज की रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, आज की रियल रिलीजन को क्रिएट कर रहे हैं। तो डर्कहाइम जो एक फंक्शनल डेफिनेशन देते हैं रिलीजन की, और रिलीजन के लिए ये डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि इट एक्सप्लेन्स व्हाट रिलीजन डज इन सोशल लाइफ। क्या करता है रिलीजन, ये समाज को यूनाइट करता है, ठीक है। फंक्शनल है ना, फंक्शनल का काम क्या है, जो इंटर रिलेट करे, इंट्रीगेट करे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि डर्कहाइम की क्या है पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। तो डर्कहाइम ने जो डेफिनेशन दी है उसको समझते हैं, और उसके बाद सेक्रेड प्रोफेन को देखेंगे, वाइडर इंटरप्रिटेशन देखेंगे। लेकिन और ये सेक्रेड प्रोफेन वगैरह, और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत बहुत लंबा है, ठीक है। आज थोड़ा ही करेंगे, बहुत लंबा है भाई साहब, इतना थोड़ा नहीं है। हर वो एक चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है जिससे कि
आपके 0.1% भी सवाल बनने के चांसेस हों, ठीक है। अच्छा, तो एक बार पॉजिटिव डेफिनेशन देख लेते हैं ना। तो क्यों इसको पॉजिटिव डेफिनेशन बोल रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन से थे ना ये। एमाइल डर्कहाइम याद है तुमको? अगस्त कॉम्टे के शिष्य थे। अगस्त कॉम्टे कौन थे? एक पॉजिटिविस्ट थे जो कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन में बिलीव रखते थे। तो ये खुद एक पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। मतलब कि ही थॉट ऑफ हिज स्टडी ऑफ सोसाइटी एज डिस्पैशनेट एंड साइंटिफिक, कि इनकी स्टडी ऑफ सोसाइटी जो है ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैशन में आके कर लियो, जुनून में कर लियो। डिस्पैशनेट है, मतलब जुनूनी नहीं है, सोच समझ के करी गई है और साइंटिफिक है, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न है। तो डर्कहाइम कहते हैं कि रिलीजन की डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में आप रिलीजन की डेफिनेशन दे सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन और एक इन्वेस्टिगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या मतलब है इनका कि एबिलिटी टू डिस्क्राइब रिलीजन इन टर्म्स ऑफ विच आर सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि जिसको आप पॉजिटिविस्ट तरीके से यानी कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से जान सकें, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन जो कि एक तरीका है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का, उससे आप जान सकें, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव डायरेक्शन क्या कहती है? ये कहती है कि रिलीजन बाय रिड्यूसिंग इट टू एलिमेंट्री पार्ट्स। आप रिलीजन की फॉर्म्स को क्या करो? इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। रिलीजन की फॉर्म्स को इन्वेस्टिगेट करो, जैसे कि रिलीजन के जितने भी एलिमेंट्री पार्ट्स हैं, जैसे कि हर रिलीजन की कोई बुक होगी, हर रिलीजन का कोई डाइटी होगा, हर रिलीजन की कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, हर रिलीजन के कुछ मॉरल कोड्स होंगे, ठीक है। हर रिलीजन की कुछ वैल्यू सिस्टम होगा, उनको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। तो आप डेफिनेशन दे पाओगे। लुकिंग फॉर व्हाट इज़ कॉमन फॉर ऑल रिलीजन, तभी आप बता पाओगे कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें क्या कॉमन है। तो ये डेफिनेशन बताने के लिए दो तरीके से आप बता सकते हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जर्व करके और एक इन्वेस्टिगेट करके, ठीक है। इतना याद रखना बस, है ना। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जर्व करके, इन्वेस्टिगेटिव डायरेक्शन में क्या करके, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो आप यहाँ पे। इन्वेस्टिगेटिव डायरेक्शन में क्या करके, उनको इन्वेस्टिगेट करके। तो ये डिफाइन करते हैं रिलीजन को कैसे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिलीजन एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। यूनिफाइड मतलब कि जिस रिलीजन में सब लोग एक ही तरीके के बिलीव को माने। कोई पर्टिकुलर रिलीजन है ए, तो ए रिलीजन के जितने भी लोग हैं सेम बिलीव्स को माने, सेम प्रैक्टिसेस को माने। रिलेटिव टू सैक्रेड थिंग्स, जो भी सैक्रेड थिंग्स से जुड़े हुए हैं, दैट इज टू से थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, ठीक है। सैक्रेड थिंग्स से जुड़ी हुई सारी प्रैक्टिसेस को माने। और जो प्रोफेन थिंग्स है, प्रोफेन मतलब जो सैक्रेड नहीं है, पवित्र नहीं है, जो अपवित्र के कैटेगरी में हम डालते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या है वो। तो अगर आपके रिलीजन में कोई चीज़ प्रोफेन है तो आप उसको फॉरबिड कर दें, छोड़ दें। जैसे कि ईटिंग बीफ हिंदुइज्म में क्या है? प्रोहिबिटेड है, ठीक है, गाय का मांस खाना। और ईटिंग पॉर्क ये इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। तो जो भी मुस्लिम होगा, ठीक है, वो पॉर्क नहीं खाएगा, ऐसा उससे उम्मीद रखी जाती है अगर वो एक सोसाइटी के अंदर रहता है और एक सोशल कोहेशन में रहता है। अगर कोई हिंदू होगा तो उससे ये एक्सपेक्टेड होगा कि वो बीफ नहीं खाएगा, क्योंकि उनके धर्म में, अपने धर्म में वो चीज़ प्रोहिबिटेड है। अगर आप सोसाइटी के अंदर रहते हो और अगर आप सोसाइटी के अंदर जो है सोशल कोहेशन में हो, लेकिन आजकल हर चीज़ के अपवाद मिल जाएंगे, ठीक है, कोई भी कुछ भी खा रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो इस्लाम में शराब भी नहीं पीते हैं, और ठीक है, और मदिरा को जो है शिव जी का प्रसाद बताते हैं कुछ लोग। तो हर एक किसी की अपनी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शेयर्ड प्रैक्टिसेस हैं आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिलीव और प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कर रहे हैं विच यूनाइट इन वन सिंगल मॉरल कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने चर्च का नाम लिया है। चर्च का नाम क्यों लिया है? क्योंकि ये अपने आप में एक क्रिश्चियन थे और उस टाइम पे जब ये कर रहे थे तो इन्होंने रिलीजन में चर्च की चीज़ बोली। आप टेम्पल
को भी समझ सकते हैं, आप मॉस्क को भी समझ सकते हैं, आप जो है गुरुद्वारे को भी समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब, लेकिन लिख के आओगे तो चर्च ही लिख के आना, क्योंकि तुम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हो ना, ठीक है। तो विच यूनाइट इन वन सिंगल मॉरल कम्युनिटी कॉल्ड अ चर्च ऑल दोज हु एडहेयर टू देम, जो भी उसको फॉलो करते हैं, जो भी उसको फॉलो करते हैं, उनकी पूरी एक मॉरल कम्युनिटी होती है जो कि सेट बिलीफ, सेट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चर्च या टेम्पल या मॉस्क, कैसे भी समझ लो इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ चर्च जो डर्कहाइम ने दिया वो कहता है कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेगुलराइज्ड सेरेमोनियल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिस्टेंस है यानी कि कोई चीज़ का अस्तित्व है जो रेगुलर तौर तरीके से हो रही हैं, ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं चर्च के द्वारा, पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर टू अ डेफिनेट ग्रुप, और एक डेफिनेट ग्रुप यानी कि क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। एक डेफिनेट रिलीजियस ग्रुप जो है उसको फॉलो कर रहा है, ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है। ऑफ जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही कर रहा है, नॉट नेसेसरली अब स्पेशलाइज प्रीस्टहुड सिर्फ पुजारी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उस रिलीजन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति वो चीज़ें कर रहा है। सेरेमोनियल ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी है, उससे पहले हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था, उससे पहले हमने और भी चीज़ें सेलिब्रेट करी, ईद भी सेलिब्रेट करी थी। तो दिस डेफिनेशन ऑफ रिलीजन के दो सेंट्रल पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलराइज सेरेमोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक डेफिनेट ग्रुप क्या कर रहा है, पर्टेन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और वो वर्शिपर हैं। दो सेंट्रल पार्ट हैं डेफिनेशन ऑफ रिलीजन के। पहला सेंट्रल पार्ट ये है कि जितने भी रिलीजन हैं वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है, सिस्टम ऑफ राइट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट बिलीफ का मतलब है कि सेट ऑफ आइडियाज़, आपका विश्वास किस चीज़ में है, आपके आइडियाज़ क्या हैं, एटीट्यूड क्या है, जो आप अपने रिलीजन में किस चीज़ को सैक्रेड मान रहे हो, किस चीज़ को सैक्रेड नहीं मान रहे हो। राइट्स का मतलब क्या है, ठीक है। बिलीफ का मतलब क्या है, अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड राइट्स। बिलीफ का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। राइट्स का मतलब क्या है, एक इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। राइट्स मतलब जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, अपने रिलीजियस राइट्स जो हैं आप कर रहे हैं। जैसे कि हर किसी के यहाँ पर जब मृत्यु होती है तो हर रिलीजन में रिलीजियस राइट्स अलग होते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर जो है सुपुर्दे खाक करते हैं, किसी के यहाँ पर अंतिम संस्कार में अग्निदाह करते हैं, तो हर किसी का अलग अलग होता है। विच इज़ डेवलप्ड टुवर्ड्स द रिलीजियस थिंग्स और ऑब्जेक्ट, कि आपके रिलीजियस थिंग्स के या रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके क्या सिस्टम ऑफ एक्शंस हैं, किस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हो। एक है आपके विचार, और उन विचारों को करने के लिए आप क्या क्रियाएं कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, एक है वो, ठीक है। ये है आपका बिलीफ एंड ये हैं आपके राइट्स, समझ गए। ये पहला सेंट्रल आइडिया है, यही पढ़ा था हमने। दूसरा सेंट्रल आइडिया क्या है कि जितने भी रिलीजन हैं दुनिया के अंदर, डर्कहाइम के हिसाब से ये कहते हैं कि दुनिया को दो रीजन्स में बांट देते हैं। दुनिया को हर रिलीजन के अंदर दुनिया को दो चीज़ों में बांटा हुआ है। पहली चीज़, क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। हर रिलीजन में ये अपने आप में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर रिलीजन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो जो पवित्र है उसको तो हम बोल रहे हैं सैक्रेड, और जो अपवित्र है वो उसको हम बोल रहे हैं प्रोफेन, ठीक है। तो डर्कहाइम के हिसाब से दुनिया में रिलीजन ने चीज़ों को आइडियाज़ को सैक्रेड और प्रोफेन में बांटा हुआ है। तो ये जो दुनिया के अंदर डिवीज़न है, ये जो दो डोमेन्स में हो रहा है, एक को हम सैक्रेड कहते हैं, एक को हम प्रोफेन कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव ट्रेट ऑफ रिलीजियस लाइफ। हर व्यक्ति की रिलीजियस लाइफ में ये दोनों चीज़ें होती हैं, चाहे तुम यहाँ चले जाओ, चाहे तुम आर्कटिक ओशियन में चले जाओ, चाहे तुम अंटार्कटिका में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हें इंसान दिखेगा उसका यदि कोई रिलीजन है तो वो सैक्रेड और प्रोफेन में मानता हुआ। तो दो सेंट्रल पार्ट हैं, सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड राइट, आइडिया ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है। दो चीज़ें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ कैसे लिख के आना है, लेकिन याद करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो वाइडर इंटरप्रिटेशन डर्कहाइम की डेफिनेशन की आपको समझ में आ गई, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिलीजन में क्या करना है उसको हम सैक्रेड मानते हैं,
डेफिनेशन ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है व्हाट एग्जैक्टली मे बी कंसीडर्ड सेक्रेड, ठीक है। रिलीजन के अंदर आप सेक्रेड पढ़ते हैं, रिलीजन के अंदर आप सेक्रेड पढ़ते हैं। सेक्रेड का पूरा मतलब रिलीजन नहीं है, मतलब रिलीजन डज नॉट इक्वल्स टू अरे यार ये रीजन लिख गया है, रिलीजन डज नॉट इक्वल्स टू सेक्रेड, ठीक है। इसके अंदर आता है सेक्रेड, ये रिलीजन है तो ये सेक्रेड है। डज नॉट स्टिपुलेट व्हाट एग्जैक्टली मे बी कंसीडर्ड सेक्रेड। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट जितने भी, जिन्होंने एक व्यक्ति हैं जिनको सोशियोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इनका नाम है रॉबर्ट बेला। रॉबर्ट बेला भी कहते हैं कि इन्होंने क्या है, डर्कहाइम की जो थ्योरी है ना उसको एक्सटेंड किया है। तो ये जो वाइडर इंटरप्रिटेशन है डर्कहाइम की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन की, इसको रॉबर्ट बेला ने वाइडर इंटरप्रिटेशन मतलब और विस्तृत रूप से समझाया है। रॉबर्ट बेला, ठीक है, बाई रॉबर्ट बेला, कि डर्कहाइम की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन का वाइडर इंटरप्रिटेशन देता हूँ मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं। क्या कहते हैं ये, कि ये सिविल रिलीजन के बारे में बात करते हैं, यानी कि रिलीजन ऑफ ए स्टेट के बारे में बात करते हैं। यानी कि जैसे अभी इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो इस्लामिक भाई अपने स्टेट का, अपने कंट्री का तो कोई रिलीजन है नहीं, अपनी कंट्री तो सेक्युलर है। इस्लामिक स्टेट्स क्या है कि उनका रिलीजन ही क्या है, इस्लाम है। तो रिलीजन ऑफ ए स्टेट के, भाई देश का भी अपना एक रिलीजन हो सकता है। जैसे कि अमेरिकन सिविल रिलीजन, ये क्या है, इट माइट टू सेट टू हैव इट्स ओन सेट ऑफ सेक्रेड थिंग्स। जैसे अब इस्लामिक स्टेट है या अमेरिका का है अमेरिकन स्टेट रिलीजन, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए सेक्रेड क्या है, उनके लिए सेक्रेड क्या है, उनके लिए सेक्रेड है उनका फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग, ठीक है। उनके लिए सेक्रेड है क्या, उनके अमेरिका की क्रांति में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाले लोगों में से एक अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, ये उनके लिए सेक्रेड हैं, पवित्र हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, वैसे तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, बट इंडिया की बात करें तो हमारा भी फ्लैग है, वो हमारे लिए भाई बहुत पवित्र है, ठीक है। महात्मा गांधी जी हमारे लिए बहुत पवित्र हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हमारे लिए बहुत पवित्र हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत पवित्र हैं। लेकिन क्योंकि अब अंतर क्या है, अंतर ये है कि हमारे यहाँ सावरकर जी को भी कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है। आप चले जाओ इस्लामिक स्टेट में, आप चले जाओ अमेरिकन स्टेट में, क्योंकि उनकी स्टेट रिलीजन है, तो उनके यहाँ इब्राहिम लिंकन के ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी करके दिखा दो, मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी करके दिखा दो, ठीक है। उनके यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग के ऊपर कोई टिप्पणी करके दिखा दो अमेरिका में, ठीक है। तो इनके क्या है, जिन्ना के ऊपर कोई टिप्पणी करके दिखा दो गलत, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, तो क्या है, बवाल क्रिएट हो जाएगा। हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को भी लोग क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं क्योंकि हम सेक्युलर हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो रिलीजन ऑफ स्टेट किसने समझाया है, रॉबर्ट बेला ने, इतना याद रखना। वाइडर इंटरप्रिटेशन किसने दी है, डर्कहाइम की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन की, ये दी है रॉबर्ट बेला ने। उन्होंने कहा है कि रिलीजन सिर्फ लोगों का नहीं होता, रिलीजन स्टेट का भी होता है, जिसको हम सिविल रिलीजन कहते हैं, सिविल रिलीजन। और बाकी और भी सोशोलॉजिस्ट हैं जो डर्कहाइम की रिलीजन की थ्योरी को जो है आगे और एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कुछ इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी हैं। जब हम रिलीजन की बात करेंगे, ठीक है, जब हम रिलीजन की बात करेंगे तो जो आपके गुर्रे हैं उनकी बात करेंगे। जब हम रिलीजन की बात करेंगे तो आपके जो 3 फाउंडर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं उन तीनों की बात करेंगे, ठीक है। रिलीजियस कास्टिंग टू अ गेम ऑफ क्रिकेट, हमारे यहाँ पे क्रिकेट का जो गेम है उसको भी मतलब लोग एक धर्म की तरह, एक त्यौहार की तरह, एक अवसर की तरह मनाते हैं। तो इस चीज़ पे भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने बातें कही हैं, बातें मतलब उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। समझ गए कि नहीं समझे, है ना। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु गिव अ रिलीजियस कास्टिंग टू अ गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट को भी पूजा जाता है और क्रिकेट के भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर हमारे यहाँ पे, है ना। सेक्रेड प्रोफेन, चलो अब बस करते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। 10:30 बजे मैंने बोला था, तो सेशन को अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपने अभी तक के, मैंने बोला नहीं, अगर आपने अभी तक के सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। घर में और जितने भी यूट्यूब यूज़र्स हैं, आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं, सबसे सब्सक्राइब कर डालो, ठीक है। एटलीस्ट ये वो चीज़ें हैं जो कि सबको समझ में आती हैं। ज़रूरी नहीं है तुम सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर दे रहे हो तो। और अगर आपका कोई BA MA का दोस्त है जिसके पास सोशियोलॉजी है, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।